अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां आज हम दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सेशन होगा प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होगा। यहां पर आपको महत्वपूर्ण डाटा प्रदान किया जाएगा जिसका आप उपयोग करके अपने मेंस आंसर राइटिंग को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एग्जाम ओरिजिन्स के आप YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करें कि आपको ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो पसंद आ रही कि नहीं। ठीक है, तो ये आप हमें जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के प्रमुख खबरों की ओर। ठीक है, सबसे पहली खबर क्या है कि भाई जो हमारे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अवैध जो ड्रग सप्लाई हो रहा उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये आपको यहां से याद रखना है कि भाई जो हमारे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्य में अवैध ड्रग सप्लाई को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज होगी वो होगी आईएलओ से। क्या होगी आईएलओ से? क्या हुआ है कि आईएलओ ने अभी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अभी वैश्विक रोजगार रुझान रिपोर्ट 2022 जारी की है। क्या? वैश्विक रोजगार रुझान रिपोर्ट 2022, ठीक है, जारी की है। तो हम देखेंगे आईएलओ के बारे में यहां पर देखेंगे और उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, कृषि का नारीकरण, कि भाई कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ रही है उससे उनके सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके समस्त चुनौतियां क्या क्या है, सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हम यहां पर वो देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला हम देखेंगे संघाई सहयोग संगठन। क्या देखेंगे? संघाई सहयोग संगठन, क्योंकि अभी इसकी बैठक होने वाली है 2022 की, है ना, तो हम यहां पर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हमें गेरुए रंग का क्या मिला, शैलचित्र मिला है ना, शैलचित्र मिला है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर पार्क्स या जोन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। क्या? क्लस्टर पार्क्स और जोन बनाए जाने की मतलब कि योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला हम देखेंगे सलमान रुश्दी को। किसको? सलमान रुश्दी को, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में इनके ऊपर क्या हुआ है, अटैक हुआ है, तो हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, अभी ये चर्चा में है इसलिए हम देखेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है, उसके बाद अभी एक कानून पारित किया गया है, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, स्माइल योजना। ठीक है, तो स्माइल 75 योजना किसके लिए चालू की गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे किस वर्ग को लाभ मिलेगा, हम यहां पर इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि अभी पिछले 2 दिनों में क्या रहे, चर्चा में रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अवैध ड्रग सप्लाई को रोकने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है एम स्टेलिंग। क्या है? एम के स्टेलिंग। ठीक है ना, एम के स्टेलिंग साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई हम अपने राज्य में अवैध जो नशीली दवाओं का जो व्यापार हो रहा हम उसको रोकने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको सिर्फ इतनी सी खबर समझ में आई है कि भाई जो तमिलनाडु सरकार है वो जो मादक पदार्थ है उनके सप्लाई को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। मैंने सीएम तो आपको बता दिया है, इसके राज्यपाल कौन है। ठीक है, राज्यपाल तो आपको याद रखना है, इसके राज्यपाल है RN रवि। कौन है इसके राज्यपाल? RN रवि। ठीक है, उसके बाद यहां विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 2, 3, 4। कितनी है? 2, 3, 4 अर्थात 234 यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है। तो यहां से आपको इतना क्या याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, आज की हमारी मुख्य खबर। ठीक है, आज की जो हमारी मुख्य खबर है कि भाई वर्तमान समय में भारत में कैसा, मतलब कि नशीली दवाओं का जो व्यापार है उसको लेकर कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, वर्तमान समय में यहां पर स्थिति कौन है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने क्या प्रयास किया है, अब हम उसकी यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है ना,
तो 2019 में, कब, 2019 में एम्स ने, किसने, एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का क्या नाम है, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। उसका नाम क्या है, मैग्नीट्यूड ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में कम से कम 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शराब के आदी हैं। कितने लोग हैं, 5 करोड़ लोग, ठीक है, जिनके अंदर शराब की क्या है, लत है। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, 8.5 लाख लोग, 8.5 लाख लोग, 8.5 लाख लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। किससे, इंजेक्शन से, इंजेक्शन से ये ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, कि भाई ये जो यहां पर मादक पदार्थों का सेवन जो हो रहा, किसका, मादक पदार्थ या फिर नशीली दवाएं, दवाओं का जो सेवन करने में राज्यों का क्या स्थान है, तो प्रथम स्थान पे हमारा आता है पंजाब। कौन सा, पंजाब। ठीक है, सेकंड नंबर में कौन आता है, हमारा यूपी आता है। सेकंड नंबर में कौन आता है, यूपी। थर्ड नंबर में कौन सा आता है, आसम। ठीक है, और फोर्थ नंबर में आता है हमारा दिल्ली। ठीक है ना, तो आपको यह याद रखना है कि ये कुछ भारत के राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक क्या होता है, नशीली दवाओं का कंजम्पशन की हो रहा, ठीक है, या फिर उपयोग हो रहा। ठीक है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमें तत्काल, क्या बोला गया, तत्काल 60 लाख लोगों को, कितने, 60 लाख लोगों को पुनर्वास केंद्रों में भेजने की आवश्यकता है। केंद्रों में क्या है, भेजने की आवश्यकता है तत्काल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया कि बच्चों में सर्वाधिक, बच्चों में भी क्या हो रहा, वर्तमान समय में जो नशीली दवाओं का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इस मामले में, बच्चों के मामले में, कि भाई किस राज्य के बच्चे सर्वाधिक मात्रा में क्या नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, इस मामले में पंजाब, हरियाणा और यूपी। क्या बोल रहा हूं मैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, ये डाटा देखने को मिल रहा है, किसके द्वारा, एम्स द्वारा लाया गया था 2019 में, मैग्नीट्यूड सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे। भाई इतना सब कुछ हो रहा तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम वो देखते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सबसे पहला हमारा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। किस पर, स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे क्या होता है, अनेक बीमारियों का जन्म होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और ए और बी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा। उसके बाद क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना के मामले क्या हो रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। इससे क्या, एक परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और परिवार के साथ साथ क्या होता है कि भाई समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, हमारे सामाजिक संबंध और पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यहां पर यह देखा गया कि महिला हिंसा बढ़ जाती है।
महिला हिंसा की वृद्धि यहां पर देखी गई है। और यहां पर यह देखा है कि इसका अधिक सेवन करने से जो मानसिक अवसाद की समस्या होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इसके प्रभाव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके समझ चुनौतियां क्या है भाई, आपको तो पता चल गया कि भाई इतने सारे लोग क्या है, इससे क्या है, प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रभाव इतना ज्यादा हमारे समाज पे, हमारे देश में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा, तो भाई इसके रोकने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं, पर रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके पहले कुछ चुनौतियां हैं। अब हम क्या देखेंगे, चुनौतियां। ठीक है, कि भाई इसे रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पर इसके समझ क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या, अब वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, इसे सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। सरकार द्वारा कैसे कि भाई तंबाकू की जो बिक्री है वो खुलेआम हो रही है। ठीक ना, और ये तंबाकू की जो लत धीरे धीरे लगती जाती है, उससे क्या हो रहा कि जो हमारे देश के युवा है, जो हमारी देश की अधिक जनसंख्या, वो कहां पर जघन्य अपराध, सॉरी मतलब कि हमारी जो जनसंख्या है वो मतलब कि और अन्य जो हमारे नशा करने के जो हमारे मार्ग हैं उस पे जाने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा भाई, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की कमी है, पुनर्वास केंद्रों की समस्या है। ठीक, पुनर्वास केंद्रों की समस्या। और क्या चुनौती है, उसके बाद अवैध तस्करी, अवैध तस्करी को हम रोक पाने में क्या मतलब कि पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई अब इसके समझ चुनौती क्या है कि भाई डिजिटल माध्यम से इसका व्यापार हो रहा, डिजिटल माध्यम से। और ये कहां पर बताया गया है, ये बताया गया है 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, किसकी रिपोर्ट थी, संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है कि भाई जो कानून है उसका प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ क्या है, चुनौतियां हैं। अगर हम इन सभी चुनौतियों का समाधान कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम इस समस्या को क्या कर सकते हैं, जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई सरकार द्वारा प्रयास किया गया, बिल्कुल प्रयास किया गया सरकार द्वारा। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास में सबसे पहले हमने देखेंगे कि भाई जो भारत सरकार है उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहां पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की 3 ट्रीटी पर साइन किया है, 3 संधियों पर इसने साइन की है, 3 संधि पर। पहली संधि है आपको याद रखना है, नारकोटिक ड्रग पर एकल कन्वेक्शन, नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेक्शन। ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है, दूसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेक्शन ऑन, यूनाइटेड नेशन कन्वेक्शन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1971 में। ठीक है, उसके बाद तीसरी संधि भारत सरकार ने कौन सी साइन की है, तीसरी संधि है हमारी 1988 में। ठीक है, 1988 की संधि क्या नाम है भाई, यूएन कन्वेक्शन अगेंस्ट
UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसाइट ट्रैफिकिंग ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इन तीनों संधियों को स्वीकार किया है। उसके बाद भारत सरकार ने 1985 में एनडीपीसी एक्ट लाया था। ठीक है, एक्ट लाया था जिसके तहत क्या कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर नशीली दवाओं का कारोबार करते हुए या फिर उसका क्रय विक्रय करते हुए, उसका भंडारण करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, आपराधिक जुर्माना दर्ज किया जाएगा। ठीक है, एनडीपीसी एक्ट आया। फिर क्या हुआ 2016 में नार्को और ऑर्डिनेंस सेंटर की स्थापना की गई। नार्को ऑर्डिनेंस सेंटर की स्थापना की गई। ठीक है, ये कुछ क्या है, ये प्रयास किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अभी क्या हुआ है हाल ही में कि भाई जो भारत क्या है वो बहुत सारे इसके पड़ोसी देश है ना, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, कहां पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या किया गया है भाई, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सीमा की स्थापना की गई है। ठीक है, सीमा की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि भाई अभी बिम्स्टेक देशों के साथ वर्ष 2020 में भारत सरकार ने बिम्स्टेक देशों के साथ समझौता किया है। देशों के साथ समझौता किया है, ये है। और उसके बाद आपको एक चीज ये याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहां पर भारत के उत्तर पश्चिम में यहां पर, ठीक है, यहां पर एक स्थिति बनती है गोल्डन क्रीसेंट की, और यहां पर एक स्थिति बनती है गोल्डन ट्रायंगल की। गोल्डन क्रीसेंट में हमारे पास आएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से आएंगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में अफीम और गांजे का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक अगर अफीम और गांजे का जो उत्पादन होता है ना, वो यहां पर होता है। ठीक ना। वैसे अफीम का उपयोग क्या किया जाता है, किसमें किया जाता है, वो दवा उद्योग में किया जाता है। कहां पर, दवा उद्योग में। पर क्या बताया गया कि भाई यहां जो अफीम का उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग कहां किया जा रहा है, नशीली दवाओं के व्यापार करने में। तो क्या किया जा रहा है, सबसे पहले इस साइड से, यहां पे भारत की सीमा इनसे लगती है। ठीक, तो इस साइड से, उसके बाद ये वाले रीजन से यहां पर भारत की सीमा यहां पर लगती है, और यहां पर आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वाले रीजन से और इस वाले रीजन से क्या होता है, अवैध क्या होता है, अवैध तरीके से नशीली दवाओं का व्यापार किया जाता है, जिस कारण क्या होता है, भारत को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्या चुनौतियां, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है आईएलओ। ठीक है, तो अभी आईएलओ के द्वारा युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 के समय अर्थात 2021 में, कोविड-19 के बाद 2021 में युवाओं
युवाओं को जो रोजगार की जो समस्या थी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर वो कितनी थी? 7.5 करोड़। कि भाई कोविड 19 के काल में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए, है ना, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, है ना, उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, है ना, बहुत सारे हमारे उद्योगों की इकाइयां बंद हो गई, उन्हें प्रवसन करने के लिए अर्थात शहर से ग्रामीण क्षेत्र पर जाने के लिए मजबूर किया गया, है ना, बहुत सारे लोग। तो इसलिए भाई 7.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी क्या चली गई थी, रोजगार चली गई थी, या फिर जो रोजगार की समस्या से जूझ रहे थे। पर ऐसा बोला गया है 2022 में इसमें थोड़ा सा कमी आई है और अब वर्तमान समय में सिर्फ 7.3 करोड़ लोग, कितने, 7.3 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जिसको आपको याद रखना है। पर यहां हमारे पास निकल के आता है ILO। क्या? ILO। ठीक है, ILO। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इसका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब की गई है? 1919 में की गई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है कि इसने रिपोर्ट में बताया कि भाई 2021 में जो 7.5 करोड़ युवा थे वो मतलब कि बेरोजगार थे, वहीं पर अगर 2021 की बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है, 7.3 करोड़ लोग वर्तमान समय में बेरोजगार हैं। तो ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, इसका उपयोग आप कहां करेंगे? ठीक है, अच्छा मैंने यहां पर नहीं बताया। ठीक है, जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक को आप उपयोग करेंगे GS पेपर 2 के यूनिट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में। इसका उपयोग आप निबंध में भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ये उसके बाद आप इसका उपयोग कहां पर करेंगे? तो भाई गरीबी और बेरोजगारी वाला टॉपिक है ना, कहां पर? तो GS पेपर 2 में पार्ट 2 के यूनिट 1 में जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है वहां से आप इसको जोड़कर अपने आंसर को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात आ रही है कृषि का नारीकरण। क्या हो रहा है? कृषि का नारीकरण। ठीक है, एक लेख आया था वहां से मैंने इसे निकाला है। ठीक है ना, ये बोल रहा है ये रिपोर्ट बोल रही है कि कृषि जनगणना रिपोर्ट, क्या बोल रही भाई? कृषि जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, कृषि जनगणना रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों की 73% महिलाएं, कितनी? 73% महिलाएं वो कृषि कार्य पर संलग्न है। कितने? कृषि कार्य पर संलग्न है। पर 12.8% ही ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है कि स्वयं की भूमि की मालकिन है। मालकिन है। ठीक, आपको ये याद रखना है। फिर अगला क्या है? अगला आपको ये याद रखना है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र को और प्रवसन देखने को मिलता है। क्या? प्रवसन देखने को मिलता है। और क्या होता है, जो हमारे पुरुष होते हैं वो क्या है, पुरुष हमारे कहाँ शहरी क्षेत्रों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी कृषि है उसका बोझ किस पर चला जाता है? हमारी महिलाओं के ऊपर। ठीक है, महिलाओं के ऊपर चला जाता है। आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, ठीक, यहां तक ये बात समझ में आई। उसके बाद जो कृषि का नारीकरण हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है? तो पहला कारण तो आपको ये देखने को मिला, कारण में पहला आपको पता है कि भाई प्रवसन हो रहा। दूसरा क्या है? श्रम लिंग विभाजन। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कि भाई हमें कम मजदूरी पे
कम मजदूरी में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में इजिली उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है, और इन्हें आसानी से हायर और फायर मतलब आसानी से इसकी नियुक्ति और निकाला जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर और कारण क्या है, एक गरीबी एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, ठीक है, ये है। उसके बाद सामाजिक गतिशीलता, तो ये सब क्या है, ये कुछ कारण है जो क्या करें, कृषि के नारीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कुछ समस्या निकल कर आ रही है। समस्या क्या निकल के आ रही है कि भाई क्या है कि महिलाओं के ऊपर क्या अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है महिलाओं के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो रही हैं, और क्या है, महिलाओं को उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उनको महत्व नहीं दिया जा रहा, उनके कार्यों की क्या की जा रही, उपेक्षा की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। अब क्या है, ये तो समस्या हो गई। अब ये जो कृषि का नारीकरण हो रहा है इसके लाभ क्या है, क्या भाई इसके लाभ, लाभ में सबसे पहला क्या है कि भाई हमें जो महिला है हमारी, महिलाओं को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। जब उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी तो महिला सशक्तिकरण होगा, ठीक है, महिला सशक्तिकरण होगा। उसके बाद क्या होगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं ये जब अपनी रसोई पे खाना पकाती हैं तो इन्हें पता होता है कि हम किस तरीके से परिवार की हम सेवा करें, किस तरीके के हम स्वास्थ्य उनके लिए खाना पकाएं, या फिर किस प्रकार के हम सब्जियों का उपयोग करें जिससे क्या हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो यहां पर क्या है, एक तरीके से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ लाभ है, ठीक है। और क्या है, और एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि 60 से 80%, कितना, 60 से 80% खाद्यान्न उत्पादन में महिलाओं का योगदान है। वहीं पर जो डेयरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद के 90% उत्पाद में क्या है, 90% क्या है, महिलाओं का योगदान है, ठीक है। ये क्या है, इनके कुछ लाभ हैं अगर कृषि का नारीकरण हो जाएगा तो, ठीक है। अब क्या है, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, अब सरकार क्या प्रयास कर रही है अब वो भी देख लो। सबसे पहले राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है, किसकी, परंपरागत कृषि विकास योजना। और क्या किया गया है, और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की शुरुआत की गई है, परियोजना, ठीक है। उसके बाद और क्या किया गया है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन,
2010, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ सरकारी प्रयास है कि जिसके माध्यम से जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इनका संचालन कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आप इस डाटा का उपयोग कहां पे, एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, एमपीपीएससी में क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि भाई महिलाओं में की रोजगार की प्रवृत्ति, महिलाओं में रोजगार की प्रवृत्ति, ठीक है। तो आप वहां इन सब पॉइंट्स को जोड़कर लिख सकते थे भाई कृषि में नारीकरण हो रहा, तो ये कुछ आप रिपोर्ट्स डाल सकते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट आप डाल सकते थे, है ना। फिर आप ये वाली रिपोर्ट डाल सकते थे, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसका आप उपयोग कर सकते थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन इसलिए चर्चे में है क्योंकि अभी इसकी बैठक होने वाली है 2022 में। 2022 में इसकी बैठक कहां होगी सर, तो इसकी बैठक होगी उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहां पर, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो 2023 में इसकी मेजबानी भारत करेगा, ये भी आपको याद रखना है। 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि पहली बार संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 2022 में क्या है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी मनाने की घोषणा की है। किसकी, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है, अभी पहला बनाया गया वाराणसी को, ठीक है। तो क्या हुआ है कि भाई जितने भी संघाई सहयोग संगठन के जो जितने भी सदस्य देश हैं उन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संघाई सहयोग संगठन के जितने सदस्य देश हैं उनके मध्य पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि एक राजधानी घोषित की जा रही है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, ठीक है ना। और अभी हाल ही में से किसे घोषित किया गया, वाराणसी, क्योंकि 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 2001 में, ठीक है ये। और इसका मुख्यालय कहां है, चीन के बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग में है। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि भाई 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इसका जब आप ऐसे लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, निबंध में भारत की संस्कृति और विश्व विरासत स्थल करके टॉपिक है, तो आप वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं कि भाई संघाई सहयोग संगठन देशों ने क्या पर्यटन की गतिविधियों को आपस में बढ़ाने के लिए क्या किया है, वहां पर पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में वाराणसी को पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे क्या होगा, पर्यटन की क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, है ना। तो ये सब क्या है, इसके लाभ हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। बस यहां से छोटा सा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि मध्य प्रदेश में चित्रकूट है। चित्रकूट कहां है, ये सतना जिले में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कि चित्रकूट नामक स्थान से क्या मिला है भाई, यहां पर शैलचित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, शैलचित्र, ठीक है, वो भी गेरुए रंग के, ठीक है। तो भाई ऐसा बोला गया है कि इनका संबंध किससे, पाषाण काल से है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि अभी हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यहां आएगा। कौन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यहां पर आएगा और क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1861 में की गई थी, है ना। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी आपको याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय,
ठीक है, तो ये क्या है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस दृष्टि से भाई, जीएस पेपर 2 में पार्ट 2 में यूनिट 2 में एमपी की इकोनॉमी की बात की गई है कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहां पर उद्योग के विषय में विशेष रूप से बात की गई है। ठीक है, तो अभी आपको यह याद रखना है कि अभी हाल ही में हमारे जो सीएम थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो अभी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक पे कहां गए थे, दिल्ली गए थे। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने ये बोला था कि भारत सरकार जो वर्ष 2024-25 तक जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, कितनी, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार 550 करोड़, कितना, 550 करोड़ का क्या करेगी, योगदान करेगी। ठीक ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर उन्होंने बोला भाई हम क्या करेंगे, कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे। प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे, जिससे क्या है, जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिले। कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना को संचालित करेंगे, जिससे क्या हो, कृषि में विविधीकरण को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है ना, अब क्या हुआ है कि अभी मध्य प्रदेश में क्या किया जा रहा है, क्लस्टर पार्क्स जोन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्लस्टर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। क्यों, कि भाई प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इसके तहत अभी हाल ही में क्या किया गया है कि भाई 2 पार्क तो स्थापित हो चुके हैं। एक हमारा खिलौना पार्क, खिलौना क्लस्टर, कहां पर, इंदौर में। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा नमकीन क्लस्टर, यह भी कहां पर, इंदौर में। इससे होगा क्या, और जो प्रस्तावित है वो पहले बता दूं, है ना, प्रस्तावित कौन कौन से पार्क हैं वो भी याद रख लीजिए आप। एक हमारा फर्नीचर क्लस्टर, ये कहां बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा इंदौर और मुरैना में। फर्नीचर क्लस्टर। दूसरा आपको क्लस्टर याद रखना है, टेक्सटाइल क्लस्टर। टेक्सटाइल कहां बनाया जाएगा, यह बनाया जाएगा बुरहानपुर में। और जबलपुर में। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा बनाया जाएगा अगला और अंतिम होगा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये कहां बनाया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, ये बनाया जाएगा इंदौर और रतलाम में। ठीक है, इतने जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भाई प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, औद्योगिक गतिविधियों के साथ निवेश को प्रोत्साहन करना, निवेश के साथ साथ रोजगार में वृद्धि करना, जिससे भारत सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो सीएम, उन्होंने जो घोषणा की है कि हम 550 करोड़ बिलियन डॉलर, सॉरी ये बिलियन डॉलर है ना भाई, इसको बिलियन डॉलर कर लेना भाई, है ना, बिलियन डॉलर है ना, ये बिलियन डॉलर, करोड़ नहीं भाई, 550 बिलियन डॉलर का हम क्या करेंगे, सहयोग कर देंगे। तो इसलिए क्या है, प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है, गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है, या फिर औद्योगिक गतिविधियों को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को कहां पे यूज करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, और यहां पर क्या टेक्सटाइल में क्या है, टेक्सटाइल में आपको पता ही है कि महेश्वर और चंदेरी,
मैसूर और चंदेरी की साड़ियां तो पहले से ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद भी क्या है कि हम बुरहानपुर और जबलपुर में क्या टेक्सटाइल क्लस्टर खोल रहे हैं कि भाई हम और अधिक मात्रा में निवेश और रोजगार को बढ़ा सकें। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित कर रहे हैं। क्यों? कि भाई हॉर्टिकल्चर अर्थात जहां पर फूल की खेती की जाए और जहां पर हम सब्जियां उगा सकें, औषधि पौधों को हम क्या करें कि भाई उसका निर्यात कर सकें। इसलिए इन सभी क्या है क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा सलमान रुश्दी साहब। सलमान रुश्दी साहब ये भारतीय मूल के क्या है, ब्रिटिश लेखक हैं। ठीक है, इन्हें मान बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, मान बुकर पुरस्कार। इनकी पुस्तक कौन सी? मिडनाइट चिल्ड्रन। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इन्हें मान बुकर पुरस्कार कब दिया गया है? इसे 1981 में दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर मेन मुद्दा यह है कि अभी न्यूयॉर्क में इनके ऊपर क्या किया गया है, इनके ऊपर इन्हें जान से मारने की मतलब की कोशिश की गई है और चाकुओं से अनेक बार वार किए गए हैं। किससे? चाकुओं से। तो इसलिए क्या है, यह भी चर्चा में है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारी अदिति मैडम, अदिति कुशवाहा मैम, वो इसके ऊपर एक विस्तृत रूप से आपके लिए लेख लेकर आएंगी हमारे इसी चैनल पर, तो आप उसका भी वेट करिए अभी। ठीक है, जहां से आपको सलमान रुश्दी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर दिया है चर्चित व्यक्तित्व, तो चर्चित व्यक्तित्व से ये क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा जनप्रतिनिधि कानून। अगला क्या है हमारा? जनप्रतिनिधि कानून। ठीक है, जनप्रतिनिधि कानून में यह प्रावधान किया गया था है कि अगर कोई लोकसभा या विधानसभा का जो सदस्य है, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा लगता है और उसे मतलब कि मुकदमा लगता है और मतलब कि उसके ऊपर मुकदमा साबित हो जाता है, एक तरीके से ना, मुकदमा साबित हो जाता है और उसे 2 वर्ष तक की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो उसे 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या मैं बोल रहा हूं कि भाई जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये मतलब कि व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई लोकसभा सदस्य या विधानसभा, जो राज्यों में विधानसभा होती है, वहां का अगर कोई सदस्य अगर किसी अपराध में शामिल होता है और उसके ऊपर अगर 2 वर्ष की अगर सजा का दे दी जाती है, तो उसे 6 वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात वो जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। कब तक? 6 वर्ष के लिए। पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में? ये बता रहा हूं, लिली थॉमस मामले में। किसमें? लिली थॉमस मामले में सुनवाई करते हुए यह कहा कि अगर हम इन जनप्रतिनिधि को अगर हम आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दें तो कैसा होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा वर्तमान समय ये चर्चा है कि भाई ये जो 2 साल अगर इनके ऊपर सजा दे दी जा रही इन्हें, तो 6 वर्ष के लिए अगर इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अवैध घोषित किया जा रहा, क्यों ना हम इन्हें आजीवन चुनाव के लिए प्रतिबंध कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि भाई इससे क्या होगा? सकारात्मक राजनीति क्या होगी हमारे देश में होगी। राजनीति का अपराधीकरण नहीं होगा। जो हमारी जो देश की सर्वोच्च संस्था संसद में और राज्य विधान मंडलों में क्या होंगे? एक स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति क्या होंगे? जाएंगे और वो क्या करेंगे? एक सकारात्मक कानून या नीति का निर्माण करेंगे, जिससे देश वास्तविक रूप से कल्याणकारी राज की अवधारणा को अंगीकार कर पाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ केसेस हुए थे। ठीक है, केसेस कौन कौन से हुए वो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला एक केस हुआ था 2002 में। 2002 में क्या? एडीआर। ये आपको याद रखना है, एडीआर। ठीक है, ये कहां पे काम आएगा? जीएस पेपर 2 का जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 संविधान वाले पोर्शन में,
ठीक है, वहां पर आप इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है ना, तो इसने क्या किया था, एक जनहित याचिका दायर की थी, कब, 2002 में। और इसने क्या कहा था कि भाई क्यों ना जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के लिए नियुक्त हो रहा, जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के लिए वोट मांगने के लिए जनता के पास जाता है, तो क्या जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह इसकी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, आपराधिक, और उसकी आर्थिक व्यवस्था जनता को जानने का अधिकार हो। तो ये यहां पर ये जनहित याचिका के माध्यम से एडीआर ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई जो जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जनता के पास आते हैं, तो क्या उनकी हमें शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड है, आपराधिक बैकग्राउंड वो कैसा है वो जानने का अधिकार नहीं है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो हमें जानने का अधिकार क्यों नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, एक केस था 2013 में, 2013 का केस आपको याद रखना है, सिविल लिबर्टीज पीपल यूनियन, सॉरी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, बनाम भारत संघ। ठीक है, तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने 2013 में क्या किया था, एक जनहित याचिका दायर की थी, एक जनहित याचिका दायर की थी और बोला था कि भाई जो हमारा जो ईवीएम है, ईवीएम में नोटा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तब तत्कालिक प्रभाव में नोटा का प्रावधान किया गया था और ऐसा कहा गया था नोटा लागू करते समय कि जो हमारे लोकतंत्र को क्या होगा, इससे सकारात्मक विचारधारा मिलेगी। जो हमारे जनता है, जो हमारे मतदाता है, उन्हें अपने नापसंद के उम्मीदवार अगर उन्हें ना मिले तो नोटा का बटन दबाकर ये क्या है कि अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ प्रावधान है जो भाई सकारात्मक थे चुनाव सुधार को लेकर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022, इसे लागू कर दिया गया है, ये कानून है, इसका प्रावधान आपको याद रखना है थोड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया है कि अगर पुलिस किसी अपराध में लिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करे या फिर उसे दोषी ठहराए जाने के उपरांत उसका बायोमेट्रिक डिटेल ले सकती है। ठीक है ना, तो आपको यह याद रखना है कि अभी हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लागू किया, जिसके तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो या फिर उसे दोषी ठहरा दिया गया हो तो पुलिस क्या करेगी, उसकी बायोमेट्रिक डिटेल क्या कर लेगी, अपने पास सुरक्षित रूप से रख लेगी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा स्माइल 75। स्माइल 75 योजना केंद्र सरकार के द्वारा चालू की है, किसके लिए, भिक्षावृत्ति मांगने वाले लोगों के लिए। किसके लिए, भिक्षावृत्ति मांगने वाले लोगों के लिए। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है कि जो भिक्षावृत्ति मांगने वाले लोग हैं उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। किससे, उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए, उनके स्वास्थ्य का व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाए। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर कौशल विकास किया जाए। क्या किया जाए, उनका कौशल विकास किया जाए। ठीक है, उनमें जागरूकता पैदा की जाए। क्या पैदा की जाए, जागरूकता पैदा की जाए। ठीक है, तो इसलिए केंद्र सरकार ने स्माइल 75 योजना की शुरुआत की है और नोडल मंत्रालय कौन है, नोडल मंत्रालय है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन, सामाजिक
ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद एक और प्रावधान किया भाई कि इसमें एनजीओ को जोड़ा जाएगा। किसको? एनजीओ को। और एनजीओ के सहयोग से सरकार क्या करेगी? भिक्षावृत्ति मांगने वाले लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। और आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि भाई इसका एक और उद्देश्य ये कि भाई जो सरकारी योजनाएं चल रही, क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ इन्हें वास्तविक रूप से मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें वास्तविक रूप से मिले। ये क्या है? इसके कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डाटा याद रखना है। दो 2021 की जनगणना में यह बताया गया था कि भाई 4,13,000 जो 670 जनसंख्या है वो क्या है? भिक्षा व्यक्ति मांग रही। कितना? 4,13,670 लोग किसमें? भिक्षावृत्ति में क्या है? संलिप्त है। और अब तो इसकी जनसंख्या और अधिक बढ़ गई होगी। कोविड काल में हमें और विकराल रूप में यह समस्या हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। और राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जो हमारे पास गरीब है, जो भिक्षावृत्ति मांगने वाले लोग हैं वो बंगाल में है, बंगाल के बाद यूपी में है, ठीक है, उसके बाद बिहार, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से ये हमें क्या हो रहा है? दृष्टिगोचर हो रहा, ठीक है ना। तो स्माइल 75 योजना समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो डेवलप होगी और आपको आदत भी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको तैयारी करने में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहां पर आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, पर मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा कि आप कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दें, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।